A very good evening to all students. Welcome to पाठशाला परबाजी and this is स्वप्निल. जैसा कि आज शेड्यूल में था, आज हम 21 से 31 जुलाई के बेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. इसलिए अपने नोट्स जो हैं वो जो भी कॉपी है आपकी खोल के जल्दी से तैयार हो जाइए. सबसे पहले इस वीक का शेड्यूल देख लीजिए. आज जुलाई 21 से 31 का डिस्कशन रहेगा. इसके बाद 21 से 31 अगस्त का डिस्कशन वेंसडे को होगा. फ्राइडे को 1 से 10 जून की जो बेस्ट करंट अफेयर्स है उसका डिस्कशन होगा. और सैटरडे को इन तीनों ही क्लासेस का आपका मिक्स्ड मेगा क्विज होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे 15 सेकेंड में. ठीक है, पर क्वेश्चन 15 सेकेंड. इसके बाद मंडे को इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कस होंगे अगस्त के विद थीम, क्योंकि अब तक जनवरी से लेके जुलाई तक के बेस्ट जो इंटरनेशनल नेशनल डेज हैं विद थीम डिस्कस हो चुके थे. आपका अगस्त का मन बाकी था. नेक्स्ट वेंसडे को जून 11 से 28 जून रहेगा. और फ्राइडे को हम सितंबर 1 से 10 सितंबर तक का डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो हमारा तब तक जो है वो जुलाई और अगस्त के बेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस हो चुके होंगे. जून के 20 डेज के डिस्कशन हो चुके होंगे और इम्पॉर्टेंट डेज जनवरी से लेकर अगस्त तक का डिस्कशन हो चुका होगा 11 सितंबर तक. और 11 सितंबर तक सितंबर के पहले 10 दिन का भी डिस्कशन हो चुका होगा. और 11 सितंबर के बाद 12 सितंबर को इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ अगस्त, जून और सितंबर के बेस्ट करंट अफेयर्स का जो मेगा क्विज होगा उसे ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा. ठीक है, तो बेसिकली 3 दिन आपकी जीए की क्लासेस रहेंगी और सैटरडे जो भी आएगा नेक्स्ट उसमें आपका मेगा क्विज हुआ करेगा. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. अरुण कुमार जो डीजी हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, इन्हें नॉमिनेट करा गया है एज वाइस चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म यूआईसी. ये पेरिस में बेस्ड है. इसका जो इंग्लिश लैंग्वेज में नाम है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज. और इनका जो टर्म है वो जुलाई 2020 से जुलाई 2022 तक रहेगा. इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट अर्चना शुरोंग ये मेंबर बनी है एंटोनियो गुटेरस की न्यू यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज. पार्था प्रतिम सेन गुप्ता ये अपॉइंट करे गए हैं एमडी और सीईओ इंडियन ओवरसीज बैंक के. अब आपको बताना ये है कि इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है. ठीक है, और अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको मैं खुद इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर डिस्कस कर दूंगी. ठीक है, आगे देख लेते हैं. नवीन तहलियानी इन्हें टाटा अमेरिकन इंटरनेशनल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट इज एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से हम जानते हैं, इन्हें एमडी और सीईओ बनाया गया है. अश्विनी कुमार तिवारी को एमडी सीईओ बनाया गया है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का. इनका जो टर्म शुरू हुआ है वो है 1 अगस्त 2020. हिचम मेचीची ये अपॉइंट हुए हैं नए प्राइम मिनिस्टर ट्यूनेशिया के. थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो आप मेरी भावनाओं को समझते हुए सिर्फ इतना सा लिखिए, न्यू पीएम ऑफ ट्यूनेशिया हिचम मेचीची. ठीक है, जिन लिंक्वेन फिर से इलेक्ट हुए हैं, इनका सेकेंड टर्म रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ एआईआईबी दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. और जो इनका टर्म है नया वो शुरू होगा 16 जन 2021 से. एक न्यूज और देख लीजिए, एआईआईबी का जो 6th एनुअल मीटिंग होनी है वो यूएई में होगी 2021 में. अब आपको मुझे अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन में लिखना है कि एआईआईबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है. एन शिवारमन अपॉइंट करे गए हैं एमडी और सीईओ इकरा के. रमेश बाबू बोदू ये अपॉइंट करे गए हैं एमडी और सीईओ करूर वास्या बैंक के. सुमित देव ये अपॉइंट हुए हैं एमडी और चेयरमैन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, जिसे हम शॉर्ट में एनएमडीसी के नाम से जानते हैं. श्याम श्रीनिवासन इन्हें अपॉइंट करा गया है एमडी और सीईओ फेडरल बैंक का. पी प्रवीण सिद्धार्थ ये अपॉइंट हुए हैं प्राइवेट सेक्रेटरी हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के. रोशनी नादर मल्होत्रा
इन्हें चेयरमैन बनाया गया है एससीएल टेक्नोलॉजीज का। ठीक है, तो जल्दी से अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं करा है तो मुझे बताइए इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं तब तक। आलोक मिश्रा को अपॉइंट करा गया है सीईओ और डायरेक्टर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क का, जिसे हम शॉर्ट में एमफिन के नाम से जानते हैं। अनिल कुमार झा ये एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी EAC के मेंबर अपॉइंट हुए हैं। इस कमिटी को बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, जो डील करता है एनवायरनमेंट रूल्स का जो वायलेशन करता है इन सारे केसेस को। ठीक है, अवार्ड्स देख लेते हैं। अशोक सहानी को लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड मिला है इन नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन अर्थ सिस्टम साइंसेस। ये अवार्ड कौन देता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस सिस्टम साइंसेस देता है, दैट इज MOEC। टी पुरुषोत्तमन, इन्हें अवार्ड मिला है जगजीवन राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, और ये अवार्ड दिया जाता है ICAR दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा। छत्तीसगढ़ स्टेट को मिला है इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020। वहीं ग्रेटा थर्नबर्ग, इन्हें अवार्ड मिला है गुलबेकियान प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। ऑब्ituaries देख लेते हैं। सोमेंद्र नाथ मित्र, ये फॉर्मर लोकसभा MP थे वेस्ट बंगाल से, इनका निधन हो गया। इब्राहिम अलकाजी, इन्हें मॉडर्न इंडियन थिएटर का फादर कहा जाता है, आधुनिक भारतीय रंगमंच के जनक कहे जाते हैं, इनका भी निधन हो गया। अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत पैरा एथलीट पैरा बैडमिंटन प्लेयर रमेश टीका राम का निधन हो गया। देखिए, पैरा एथलीट या पैरा बैडमिंटन का मतलब ये होता है कि वो खिलाड़ी जो दिव्यांगजन होते हैं तो उनके आगे पैरा वर्ड लगाकर उन्हें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है। और अर्जुन अवार्ड जो है वो खेल सम्मान है, जिसमें से सबसे बड़ा जो सम्मान होता है वो होता है राजीव गांधी खेल रत्न, इसके बाद अर्जुन पुरस्कार, फिर द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है कोचेस को। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिलता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये कैटेगरीज ये दिए जाते हैं। और अभी हाल ही में मतलब अगर कहें तो कल के ही न्यूज़पेपर में जो खेल अवार्ड मिले हैं उनका डिटेल मिला था, तो उसका भी बहुत जल्दी डिस्कशन होगा। अभी आप याद रखिएगा, रमेश टीकाराम पैरा एथलीट पैरा बैडमिंटन प्लेयर थे और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित थे। नीला सत्यनारायण महाराष्ट्र की पहली वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी, इनका भी निधन हो गया। MP गवर्नर लालजी टंडन का निधन हो गया। बहुत ही फेमस सिरेमिक आर्टिस्ट ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया। फेमस एक्टर समीर शर्मा, ये काफी ज्यादा स्टार प्लस के टीवी शोज में काम कर चुके थे, इनका भी निधन हो गया। बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर परवेज खान का निधन हो गया था। विजय मोहंती, ये उड़िया एक्टर थे, ये उड़ीसा में काम करने वाले उड़िया भाषा के एक्टर थे। तो याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा ही जाता है कि विजय मोहंती किस लैंग्वेज से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ उड़िया आएगा। बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं। द पेंडेमिक सेंचुरी, ये बुक लिखी है मार्क होनिसबॉम ने। द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये बुक लिखी है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विदेश मामले मंत्रालय की जो यूनियन मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी ने। सूरज कड़े मरदा नहीं, ये पंजाबी लैंग्वेज है जिसका मीनिंग होता है सूरज कभी मरता नहीं, सन नेवर डाइज। ये बुक लिखी है बलदेव सिंह सड़कनामा ने। द एंड गेम, ये बुक लिखी है हुसैन जैदी ने। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, ये बुक लिखी है स्टीव वॉव ने। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ये बुक लिखी है हमारे RBI के एक्स डिप्टी गवर्नर विरल वी आचार्य जी ने। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। रजत भाटिया ने क्रिकेट से अपना अनाउंसमेंट रिटायर कर दिया है। सॉरी, क्रिकेट रजत भाटिया जी ने क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। बेन स्ट्रोक, ये नंबर 1 ऑलराउंडर बने हैं लेटेस्ट ICC टेस्ट रैंकिंग के हिसाब से।
स्टुअर्ट ब्रॉड ये 7th बॉलर बने हैं जिन्होंने 500 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। एमसीक्यू फॉर्मेट देख लेते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मोबाइल ऐप BIS केयर किस मंत्री ने लॉन्च करी है? ठीक है, तो इनका नाम है रामविलास पासवान। ये यूनियन मिनिस्टर हैं कंज्यूमर्स अफेयर्स के, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हाजीपुर बिहार। द चौक चौराहा रोड ये लखनऊ में है और इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, तो इसका नाम बदल कर किस मंत्री या इनमें से किस पर्सनालिटी पे रखा गया है? तो इसका आंसर है लालजी टंडन। और इससे पहले हमने ऑबिचुरीज में जहां पर निधन की बात हुई थी, हमने यहाँ पर लालजी टंडन का नाम लिया था। तो जल्दी से बताइए लालजी टंडन का जो नाम था अभी ऑबिचुरीज में क्यों आया था? ठीक है, फैमपे इसने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप करी है और इंडिया का पहला नंबरलेस कार्ड जिसका नाम है फैम कार्ड ये लॉन्च करा? तो इसका आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। अच्छा चलिए, कई लोग के आंसर आए हैं। लालजी टंडन ये फॉर्मर MP के मिनिस्टर थे। देखिए MP के गवर्नर थे लालजी टंडन, जिनका निधन हो गया था जुलाई में ही, और इनकी याद में ही लखनऊ चौक चौराहा का नाम बदला जा रहा है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। फैम कार्ड IDFC फर्स्ट बैंक ने मिलकर लॉन्च करा है फैम पे के साथ। ये कार्ड क्या है इसके बारे में डिटेल देख लीजिए। फैम पे जो है इसे बनाया है IIT रुड़की के 2 ग्रेजुएट्स कुश तनेजा और संभव जैन ने। ये इंडिया की पहली मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विस है जो टीनेजर्स के लिए है, और यहाँ पर टीनेजर्स जो हैं वो कैशलेस पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ बैंक अकाउंट। मतलब बिना बैंक अकाउंट खोले UPI पेमेंट या पीयर टू पीयर पेमेंट करी जा सकती है माइनर्स के द्वारा। ठीक है, पैन कार्ड में कोई नंबर नहीं है, तो ये एक सिक्योरिटी इसका एक फीचर है। और साथ में ही इसमें एक फ्लैश पिन भी है जो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब जो चेंज होती रहती है, हर ट्रांजैक्शंस के साथ चेंज होगी और नई जनरेट होगी। तो बस जो टीनेजर्स हैं वो अगर ऑफलाइन पेमेंट्स भी करना चाह रहे हैं तो कैशियर को ये फ्लैश पिन यूज करनी है। इसके लिए मतलब बार बार जो है वो POS मशीन में भी पिन यूज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली कोविड-19 के चलते कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है, और ये स्पेशली किसके लिए है? टीनेजर्स के लिए। नीति आयोग की ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो फरवरी से जून 2020 के बीच में थी, उसमें से किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप करा है? अंकाशात्मक जिलों जो ये डेल्टा रैंकिंग करी जाती है नीति आयोग के द्वारा, उसमें कौन सा जिला शीर्ष पर था? तो इसका आंसर है बीजापुर छत्तीसगढ़। इंडिया का पहला सोलर पावर्ड फेरी जिसने फर्स्ट गुइसिस इलेक्ट्रिक बोट अवार्ड जीता है। गुइसिस का फुल फॉर्म होता है गुस्टेव टोरे अवार्ड। ठीक है, तो ये इस फेरी का नाम क्या है? तो इस फेरी का नाम है आदित्य, और आदित्य जो है वो नेवल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स के द्वारा बनाया गया है और डिजाइन करा गया है। और ये कहाँ की बात हो रही है? तो ये हो रही है केरला स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की। ठीक है, तो केरला स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए आदित्य बनाया गया है। आदित्य है इंडिया का पहला सोलर पावर्ड फेरी, सौर ऊर्जा से चलने वाला फेरी। अब चूंकि बात यहाँ पर हो रही थी नेवी वगैरह की और केरल की बात आई थी, तो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। इंडियन नेवी ने लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेट करा है इंडियन नेवल एकेडमी जो उनकी लोकेटेड है एजिमाला केरल में। ठीक है, एजिमल केरल में लोकेटेड है इंडियन नेवल एकेडमी, और वहां पर इंडियन नेवी का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेट करा गया। ये इनिशिएटिव है, ये प्रोजेक्ट है एज अ पार्ट ऑफ नेशनल सोलर मिशन, जिसके तहत हमें 100 गीगावाट तक की सोलर पावर सौर ऊर्जा उपलब्ध करा लेनी है, बना लेनी है।
2022 तक। ठीक है, तो यहाँ पर कई चीजें याद रखने वाली हैं। सबसे पहले इंडिया की पहली सोलर पावर्ड फेरी आदित्य, जिसे फर्स्ट गुइजेस इलेक्ट्रिक बोट अवार्ड मिला है, ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है केरल में। और साथ में ही केरल से इंडियन नेवी का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इंडियन नेवल एकेडमी एजीमल केरल में है। और ये किसका पार्ट है? तो ये नेशनल सोलर मिशन का पार्ट है, जिसके तहत हमें 100 गीगावाट की सोलर पावर जनरेट कर लेनी है 2022 तक। किस कंट्री के साथ मिलकर, या ये कहिए कि इंडिया की असिस्टेंस में कौन सी कंट्री 300 साल पुराना श्री श्री जॉय काली मटर जोहै काली माता टेम्पल, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ होगी इंग्लिश में, तभी हिंदी भी कभी कभी अच्छी रहती है। तो 300 साल पुराना श्री श्री आनंद काली माता मंदिर का पुनर्निर्माण कौन सा देश भारत की सहायता से कर रहा है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल हामिद, कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका। और अगर अभी तक आपने कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर नहीं दिया है तो जल्दी से बताइए, इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडिया का पहला स्टेट जिसने ड्रोन्स यूज करना शुरू करा है, जो पावर लाइंस और ट्रांसमिशन टावर्स जो होते हैं, जिनके थ्रू हम घरों तक बिजली आ रही है बेसिकली, इनको इंस्पेक्ट करेगा, इनका निरीक्षण करेगा। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। और बॉम्बे फ्लाइंग क्लब जो है वो इंडिया का पहला DGCA अप्रूव ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल है कंट्री का। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ से, पहला स्टेट जो ड्रोन यूज करेगा पावर लाइंस और ट्रांसमिशन टावर्स को इंस्पेक्ट करने के लिए वो है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में ही बॉम्बे फ्लाइंग क्लब जो है वो पहला DGCA अप्रूव ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल है कंट्री का। किस इंस्टीट्यूट, जो CSIR के इंस्टीट्यूट हैं उनमें से किस इंस्टीट्यूट ने एनीस इंडिया के साथ मिलकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकंटामिनेशन बॉक्स, जो बहुत ही सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए जो बॉक्स बनाया है, जिसका नाम है सुरक्षा। तो CSIR का जो एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज CSIO, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसने मिलकर एमीस इंडिया के साथ सुरक्षा नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कंटेमिनेशन बॉक्स बनाया है। ठीक है, तो CSIR के आपके सामने चार हिस्से, चार इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें से CSIO ने बनाया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने अपने काउंटर पार्ट, मतलब जब काउंटर पार्ट की बात होती है तो यहाँ पर बात हो रही होती है कि उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रविंद जुगनाथ के साथ वहाँ उस कंट्री में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को इनॉग्रेट करा था जुलाई में। अब अगर आपको पता है कि प्रविंद जुगनाथ किस कंट्री के PM है तो आपको इसका आंसर पता होगा, अगर नहीं तो याद करते हुए चलेंगे। इसका आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग इंडिया के द्वारा फंड करी गई है और इसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ से वर्चुअली करा था और वहां पर प्रविंद जुगनाथ थे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए इंडिया के द्वारा 30 मिलियन US डॉलर की असिस्टेंस दी गई है। और ये पहला इंडिया का प्रोजेक्ट है जो वहाँ की कैपिटल, दैट इज पोर्ट लुइस। ठीक है, तो साथ में हम याद करते हुए चलेंगे, मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, वहां पर इंडिया का पहला ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, इंडियन रेलवेज ने किस साल तक का टारगेट सेट करा है जब ये RFID टैग यूज करेंगे फॉर ट्रैकिंग वैगन्स? जो डिब्बे होते हैं इनको ट्रैक करने के लिए RFID टैग का यूज करा जाएगा। ये सभी जो 151 प्राइवेट ट्रेन हैं। ठीक है, सॉरी, अभी पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, बाद पे जाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। ठीक है, इंडियन रेलवे ने किस साल तक का टारगेट रखा है RFID टैग लगा देने के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2022 तक। ठीक है, और जो नीचे लिखा हुआ है वहां पर अब डिस्कस करते हैं क्या है। इंडियन रेलवे ने प्लान करा है कि वो 151
ट्रेन सर्विसेज शुरू कर देंगे 2027 तक, ठीक है। और ये जो रूट होंगे वो होंगे 109 पेयर्स अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में 109 युगल ऑफ जो हम ट्रेन के स्टेशन कह सकते हैं उनके बीच 151 प्राइवेट ट्रेन चलेंगी 2027 तक। पहले RFID टैग की बात करें तो इसका आंसर है 2022, और अगर हम प्राइवेट ट्रेन की बात करें 2027 तक, ठीक है। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है इस क्वेश्चन के आंसर में तो प्लीज एक अपना थंब मुझे दीजिए, दिखाइए ऑप्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे देख लेते हैं। किस स्टेट, यहाँ पर बात स्पेशली हो रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का पहला फर्स्ट मैनहोल क्लीनिंग रोबोट, तो हम यहाँ पर पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पेशली पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर रहे हैं। तो वहाँ का पहला मैनहोल क्लीनिंग रोबोट का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बैंडीकूट, ठीक है, ध्यान रखिएगा बैंडीकूट नाम है फर्स्ट मैनहोल क्लीनिंग रोबोट का। और ये स्पेशली कहाँ की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात हो रही है। अब चूंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात आई है तो हम एक और टारगेट देख लेते हैं। रेलवे ने एक और टारगेट सेट करा है कि वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सभी कैपिटल को कनेक्ट कर देगी रेलवे नेटवर्क से बाय 2023, ठीक है। इसीलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था पिछले क्वेश्चन में। RFID टैग का आंसर है 2022 और 151 ट्रेन सर्विस का टारगेट है 2027, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो कनेक्शन है वो है 2023। अब थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कहाँ पर है। तो देखिए, जो ये स्टेट्स हैं ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, पूर्वोत्तर हिस्से में पड़ते हैं भारत के। ये जो इधर ये बांग्लादेश के पास वाला हिस्सा है, ठीक है। इसमें 7 राज्य हैं जो बहन कहलाते हैं, 7 सिस्टर्स, और एक भाई है इनका, दैट इज सिक्किम। तो टोटल नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट्स आते हैं, जिसमें से एक है सिक्किम और बाकी हैं 7 बहनें। 7 बहनें हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की गुवाहाटी, मेघालय की शिलोंग, त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम की आइजॉल और मणिपुर की इंफॉल और नागालैंड की कोहिमा। तो अगर हम देखें तो रेलवे ने कहा है, रेलवे बोर्ड ने ये टारगेट रखा है कि वो 2023 तक गंगटोक, ईटानगर, गुवाहाटी, शिलोंग, अगरतला, आइजॉल, इंफॉल, कोहिमा, ये 8 राज्यों की कैपिटल को रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये मैप का छोटा सा हिस्सा है। पूरे भारत में अगर हम समझें तो जो पूर्वोत्तर हिस्सा पड़ता है वहां पर ये जो इकट्ठा राज्य हैं, इनमें से ये 7 जो है वो भारत की बहनें हैं और एक जो है वो है भाई, दैट इज सिक्किम, ठीक है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो प्लीज फिर से थम्स अप कमेंट सेक्शन में। चलिए ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू करी है शेड्यूल कास्ट के लिए? अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार योजना किस स्टेट के द्वारा लॉन्च करी गई? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। फर्स्ट वेस्ट एशियन और अरब नेशन जिसने स्पेस मिशन शुरू करा है, लॉन्च करा है मार्स के लिए, मंगल के लिए, और जिसका नाम है होप, या अगर अरेबियन लैंग्वेज में कहें तो अल अमल। तो इसका आंसर है ईरान। ईरान पहला वेस्ट एशियन और अरब नेशन है जिसने मार्स के लिए, मंगल के लिए स्पेस मिशन लॉन्च करा है, ठीक है। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियल, RIAL, PM है बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट है हसन रोहानी, ठीक है। तो यहाँ पर सारे फैक्ट्स याद करते हुए चलेगा, क्योंकि क्विज में हर एक फैक्ट्स एंड फिगर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सैबिक
ये केमिकल पार्ट प्लांट का नाम है। ये किस कंट्री में है जिसने वर्ल्ड का पहला लार्ज स्केल केमिकल प्रोडक्शन प्लांट बनाया है, जो कंप्लीटली, जो पूरी तरीके से रिन्यूएबल पावर पर, नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला वर्ल्ड का पहला सबसे बड़ा केमिकल प्रोडक्शन प्लांट है सैबिक। आपको बताना ये है कि किस कंट्री में है। तो ऐसे याद रखने की कोशिश करिएगा। इसका आंसर है स्पेन। ठीक है, हमने मतलब ये स्पेन की कंट्री, जो स्पेन गवर्नमेंट है, उन्होंने ये एक्सपेक्ट करा है कि 2024 तक ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। और जो हमारा क्लीन एनर्जी का टारगेट है वो 2025 तक पहुंचने के लिए सैबिक, ये जो केमिकल प्लांट है, ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, इंडिया का पहला हनी टेस्टिंग लैब किस स्टेट में सेटअप करा गया है? देखिए, जो शहद आता है वो आप जानते हैं कि अगर काफ़ी टाइम तक रखा रह जाता है तो नीचे शक्कर जैसा इकट्ठा हो जाता है, जबकि जो एक्चुअल हनी होता है वो कभी भी जमना नहीं चाहिए। तो इंडिया में पहला हनी टेस्टिंग लैब कहाँ शुरू करा गया है? आनंद डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। ठीक है, जो पहले 5 रफाल फाइटर जेट्स फ्रांस से आए इंडिया में, वो इंडियन एयरफोर्स के किस एयरबेस स्टेशन में उतरे थे? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए, और ये अर्जेंट बेसिस पे मंगाए गए थे ये 5 रेफाल। तो ये कहाँ पर था? तो ये था अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन में। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। 59,000 करोड़ की इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ था, जो इंडिया और फ्रांस के बीच साइन हुआ था 2016 में। इसके 46 मंथ के बाद हमें पहले 536 रफाल फाइटर जेट्स मिले, और ये अम्बाला हरियाणा में लैंड हुए। और लगभग जो डिस्टेंस इन्होंने कवर करी थी वो थी 8500 किलोमीटर। ये जो 5 एयरक्राफ्ट थे, इनमें से 2 ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट थे, और 3 जो थे वो सिंगल सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट थे। और इन्हें बनाया गया है डसॉल्ट एविएशन के द्वारा, जो एक फ्रेंच कंपनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फ्रांस से हमें मिला है, लेकिन वहाँ पर अगर हम कंपनी की बात करें पर्टिकुलर, तो इसका आंसर है डसॉल्ट एविएशन। ठीक, किस स्टेट ने समाधान से विकास ये स्कीम लॉन्च करी है? तो चूंकि अभी हमने हरियाणा की बात करी थी, तो हम फिर से आगे हरियाणा पर ही थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। लास्ट क्लास में छत्तीसगढ़ पे काफ़ी करंट अफेयर्स इकट्ठा हुई थी, आज हरियाणा पर। हरियाणा ने समाधान से विकास योजना लॉन्च करी। हरियाणा गवर्नमेंट ने ही बॉटल्ड मिनरल वाटर प्लांट शुरू करा है, जिसका नाम है हरियाणा फ्रेश, ब्रांड नेम जो है। इसने मेरा पानी मेरा विरासत स्कीम भी लॉन्च करी। और हरियाणा गवर्नमेंट ने ही सब ट्रॉपिकल फूड एक्सपो 5 दिन के लिए ऑर्गेनाइज करी थी। तो समाधान से विकास, हरियाणा फ्रेश पानी का ब्रांड है वहाँ का, और मेरा पानी मेरा विरासत स्कीम, एंड देन सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो 5 दिन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया का पहला पोर्ट जिसे साइन करा है साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव, एसबीटीआई, तो इसका आंसर है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर है। ये पार्ट है अदानी ग्रुप का, और ये कंपनी पहले मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, और एट प्रेजेंट जो नाम है वो जनवरी 6 2012 में चेंज हुआ था। ठीक है, द ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो फंड करा गया है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा, ये किस स्टेट में लॉन्च हुआ है? तो अभी सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करा गया है मिजोरम में। सबसे पहले इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मिजोरम 5 स्टेट्स में से पहला स्टेट है जहां पर ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा। बाकी 4 स्टेट जो है वो है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड। ठीक है, तो सबसे पहले मिजोरम में लॉन्च हुआ है, इसके बाद बाकी 4 जगह भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करा जाएगा। स्पेशली जो मिजोरम में अगर हम देखें तो ये प्रोजेक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर अप करता है, साथ में डंपा टाइगर रिजर्व और थोरांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
तो ये जो 2 जिले हैं मिजोरम के, इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये याद रखिएगा कि डंपा टाइगर रिजर्व और थोरांगटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? मिजोरम में। अब तक कई ग्रैंड प्रिक्स के बारे में क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं पिछली कुछ वीडियोस में, और आज हम एक और ग्रैंड प्रिक्स याद करते हैं। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जो हंगरी में हुई थी, उसे किसने जीता? तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। तो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं, लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता था, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता था, स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता था, और अब हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। 4 नाम आ गए लुइस हैमिल्टन के नाम पर, तो इन्हें इकट्ठा फिर से लिख लीजिए। विजडन ट्रॉफी टूर्नामेंट जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में होती है, ये रिटायर हो गई है। अब इसकी जगह कौन सी ट्रॉफी ने प्लेस ली है? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रिचर्ड्स बोथम ट्रॉफी। रिटायरमेंट का मतलब समझ लीजिए, इंग्लैंड तीसरा और आखिरी विजडन ट्रॉफी टेस्ट मैच जीता है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। विजडन ट्रॉफी जो होती है वो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में हो रही थी, और ये तीसरा और जो फाइनल था वो से इंग्लैंड ने जीता। अब विजडन ट्रॉफी जो है वो रिटायर हो जाएगी और उसे डिस्प्ले करा जाएगा लॉर्ड्स के म्यूजियम में, और अब इसकी जगह जो ट्रॉफी चलेगी उसका नाम रहेगा रिचर्ड्स बोथम ट्रॉफी। ठीक है, GIN-3 ये हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट है किस कंट्री की? तो जियान टाइप का याद आ रहा होगा, तो इसका आंसर है चाइना। ठीक है, और अब चूंकि स्पेस की बात हो रही है तो हम एक और याद करते हुए चलेंगे। एस्ट्रोस ये मिशन है नासा का। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपने स्टैटिक जीके की वीडियो देखी होगी सर की और क्विज दिया होगा, तो सर ने नासा का फुल फॉर्म पूछा था। याद रखिएगा, ए से एजेंसी नहीं होती है, ए से होता है एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के तहत किस कोर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, बंद कर दिया जाएगा? तो इसमें से ऑप्शन है एमफिल, ऑप्शन सी, एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा अंडर, या अगर हम नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कहें तो। अब एजुकेशन की बात हो रही है तो हम एक और चीज देख लेते हैं, एक और फैक्ट देख लेते हैं। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसे लॉन्च करा गया मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइज करती है, या अगर हम कहें कि स्पेशली फोकस करती है जेंडर इंक्लूजन फंड पे, स्पेशल एजुकेशन जोन्स पे, जो डिसएडवांटेज रीजन्स हैं या ग्रुप्स हैं, मतलब जो जो हिस्से, जो एरिया या जो समूह डिसएडवांटेज्ड हैं, जिन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, जिन्हें अवसर ही नहीं मिलते हैं, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन जोन शुरू करे जाएंगे और जेंडर इंक्लूजन फंड सेटअप करा जाएगा। ग्रेट प्रॉफिट 14 ये किस कंट्री की मिलिट्री एक्सरसाइज है? देखिए, इस साल मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई नहीं है, तो हमें सिर्फ इंडिया की याद करके नहीं चलना है, हमें बाहर कंट्रीज की भी याद करके चलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है ईरान। इससे पहले भी डिस्कशन हो चुका है। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियल, PM है बेंजामिन नेतन्याहू, और प्रेसिडेंट है हसन रोहानी। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा स्टेट 4th एडिशन होस्ट करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इन 2021? ठीक है, तो इसका आंसर देने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। और मेरे 2 होमवर्क के क्वेश्चंस बाकी थे, जिसका मैंने कहा था कि आपको क्लास के एंड में आंसर मिल जाएगा अभी। तो पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि 4th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2021 कौन होस्ट करेगा। तो इसका आंसर है हरियाणा। आज हमारा जो सारा फोकस था वो फोकस था किस पर? हरियाणा पर। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू
इनके बारे में भी इससे पहले क्लास में डिस्कशन हो चुका है, अगर आपने ना देखी हो तो वो वीडियो देख लीजिएगा। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने अनाउंस करा है कि हरियाणा होस्ट करेगा 4th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2021 में। और एज यूजुअल जो लास्ट टाइम भी था, स्टार स्पोर्ट्स ही जो है वो ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट पार्टनर है किसका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। ठीक है, तो अब होमवर्क के जो 2 क्वेश्चंस थे जो कमेंट सेक्शन में मैंने आपसे कहा था, उसके आंसर देख लीजिए। एआईआईबी का हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, और इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक, जिन भी बैंक्स के नाम में इंडियन वर्ड आता है उसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। ठीक है, तो अभी कमेंट सेक्शन में क्लास ओवर होने से पहले मुझे बताइए कि किन किन बैंक्स के नाम में इंडियन वर्ड आता है, सो दैट मुझे पता चल सके कि आपको क्लियर है कि इंडियन वर्ड की बात हो रही है। ठीक है, चलिए कुछ कंफ्यूजन है तो इसके बारे में भी डिटेल्स आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी। हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा अगर आपको थोड़ी सी ट्रिक्स जाननी है बैंक्स के हेडक्वार्टर कैसे याद करते हैं। ठीक है, आज फिलहाल क्लास में इतना ही, और वीडियोस को डेली बेसिस पे ज़रूर देखिए। वीकेंड पे इसका मेगा क्विज होगा, शफल्ड क्वेश्चंस रहेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, गुड इवनिंग टू ऑल, हैव अ नाइस डे।